आपको जानकर शायद हैरानी होगी, लेकिन भारत के रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्टर्स फिलहाल खतरे में हैं। बुरी तरह से इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश हो सकता है और ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि ऐसा संकेत मिल रहा है इंडस्ट्री एक्सपर्ट राजदीप चौहान के लिंक्डइन पोस्ट से। उनका कहना है कि प्रॉपर्टी की कीमतें हमेशा ऊपर नहीं जाती हैं, प्रॉपर्टी की कीमतें तभी बढ़ती हैं जब इकोनॉमी ठीक हो। हिस्ट्री में भी जापान, अमेरिका और चीन ऐसे प्रॉपर्टी क्रैश देख चुके हैं जिनसे हमें सीखने की ज़रूरत है। तो सवाल यह है कि क्या हमारी इकोनॉमी इस वक्त ठीक है और इन देशों की हिस्ट्री हमें क्या सिखाती है? क्या हमें किसी भी निवेश से पहले देश के हालात पर नज़र बना लेनी चाहिए? तो चलिए समझते हैं इस पूरे मुद्दे को आज के इस वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत करेंगे, जैसा कि इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश की यहाँ पर बात चल रही है। तो इस वीडियो में राजदीप चौहान के एक लिंक्डइन पोस्ट के हिसाब से इस मुद्दे को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पोस्ट में राजदीप चौहान ने किसी के सवाल का जवाब देते हुए यहाँ पर लिखा है कि प्रॉपर्टी वैल्यूज ऑलवेज गो अप, यानी कि आपके चाचा ने पिछले हफ्ते शादी में यही कहा था कि उन्होंने 2007 में एक फ्लैट खरीदा था और अब तक अपना पैसा वापस पाने का इंतजार कर रहे हैं। चलिए मैं आपको जापान की एक कहानी बताता हूं, ऐसा उन्होंने पोस्ट में लिखा है। और इस पोस्ट में चौहान एक वार्निंग दे रहे हैं जिसमें उन्होंने जापान, अमेरिका और चीन का एग्जाम्पल दिया है। तो क्या हुआ था उस टाइम में, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल 1980 का जो दशक था, जो डिकेड था, उसमें जापान में एक बड़े पैमाने का रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट बबल बनता हुआ नजर आया था, जिसे जापानीज में एसेट प्राइस बबल कहा जाता है। अब इस दौरान 1956 से 1986 के बीच टोक्यो की ज़मीन की कीमतें लगभग 5000 गुना बढ़ गई थी और बताया जाता है कि टोक्यो में मौजूद इंपीरियल पैलेस के नीचे की ज़मीन की कीमत यूएस के पूरे कैलिफोर्निया स्टेट की ज़मीन की कीमत से भी ज़्यादा हो गई थी। और जब 1989 में इस बबल का टॉप लेवल आया, तब टोक्यो में प्रॉपर्टी का दाम $1,39,000 प्रति वर्ग फुट तक पहुंच चुका था, जो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन की कीमतों से कई गुना ज़्यादा था। इतनी ज़्यादा कीमतों की वजह से जापानीज कंपनीज ने अपनी ज़मीन के बदले कर्ज लेकर उस कर्ज से सट्टेबाजी शुरू कर दी, जिससे एसेट के दाम और बढ़ गए। लेकिन फिर हालात बदले और ये बबल फूट गया। 1990 से 2001 के बीच ज़मीन की कीमतें लगभग 70% तक गिर गई थी। इस गिरावट की वजह से जिन लोगों ने 1989 में प्रॉपर्टी खरीदी थी वो बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गए। उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट वापस आने में सालों लग गए। जापान की इस एसेट रिसेशन को द लॉस्ट डिकेड भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान आर्थिक विकास की रफ्तार बेहद धीमी हो गई थी। और अमेरिका की मंदी तो आपको याद ही होगी। अमेरिका में 2007 से 2009 के बीच हुई इस रियल एस्टेट क्राइसिस के बारे में सभी जानते हैं। इस टाइम को सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस कहा जाता है, जो अमेरिका की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी का मुख्य कारण बनी थी। चलिए आसान शब्दों में इसके बारे में बात करें तो उस टाइम पर कम इनकम वाले लोगों को कम ब्याज दर के साथ आसान शर्तों पर घरों के लोन दिए गए थे। लोग उम्मीद कर रहे थे कि घरों की कीमतें बढ़ती रहेंगी, इसलिए उन्होंने एडजस्टेबल रेट मॉर्टगेजेस लिए, जिनकी शुरुआत कम ब्याज दरों पर होती थी, लेकिन बाद में ये बढ़ती हुई नजर आई। 2006 से 2007 में घरों की कीमतें गिरने लगीं और कई लोग अपने लोन का भुगतान नहीं कर पाए, जिससे लोन ना चुकाने वालों की संख्या बढ़ती चली गई। इस कारण फोरक्लोजर यानी कि बिकवाली की संख्या भी बढ़ गई और 2009 में करीब 2.8 मिलियन घर फोरक्लोजर के कारण बिके, जो बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। इस दौरान घरों की कीमतें 19% तक गिर गई और भारी संख्या में लोगों ने अपना घर उस वक्त पर खो दिया था और इसी वजह से कई बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भारी नुकसान हुआ और अमेरिकी अर्थव्यवस्था गहरे संकट में चली गई, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई। ऐसा सा ही हाल चीन की प्रॉपर्टी मार्केट का भी दिख रहा है। ये कई सालों से मंदी की चपेट में है। इसके पीछे कारण है डेवलपर्स के फाइनेंशियल क्राइसिस, ओवर सप्लाई और बायर्स के कॉन्फिडेंस में कमी, जिसके चलते डिमांड बेहद कम हो गई है। बीजिंग और शंघाई जैसे बड़े शहरों को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी शहरों में डिमांड कम है। छोटे या टियर 3, टियर 4 सिटीज़ में खरीदारी घट रही है और दाम भी गिर रहे हैं। 2025 में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल्स में एस्टिमेटेड 7 to 8% तक गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है और प्राइजेस भी लगभग 8 से 10% तक नीचे आ गए हैं। आज की तारीख में चाइना में अनसोल्ड इन्वेंट्री बेहद ज़्यादा है। करीब 30% तक इन्वेंट्री खाली पड़ी है और खरीदने वाला कोई नहीं है, जिसके चलते सरकार को इंटरेस्ट रेट कट्स, मॉर्टगेज पॉलिसीज में छूट
और स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए फंडिंग तक देनी पड़ रही है। लेकिन चीन के बाजार में हालात बदलने में वक्त लगेगा। चीन की प्रॉपर्टी मार्केट फिलहाल दबाव में है और रिकवरी काफ़ी स्लो वहां पर नजर आ रही है। इन बड़े एग्जाम्पल्स को देखते हुए राजदीप चौहान का मानना है कि प्रॉपर्टी प्राइसेस सिर्फ तब बढ़ते हैं जब इकोनॉमिक कंडीशन ठीक होती हैं और इसी से पता चलता है कि रियल एस्टेट में कीमतें हमेशा नहीं बढ़ती हैं। हालांकि फिलहाल इंडिया का मार्केट अलग है। रियल एस्टेट मार्केट में ग्रोथ के मौके दिखाई देते हैं और आज की तारीख में इंडिया में पैसे से पैसा बनाने का सबसे दमदार अगर कोई रास्ता है तो वो है रियल एस्टेट मार्केट। फिलहाल भारत की जीडीपी ग्रो कर रही है और रियल एस्टेट में डिमांड के मुकाबले सप्लाई कम है, क्योंकि हर साल लाखों लोग शहरों में आ रहे हैं, जिससे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी की मांग बढ़ती जा रही है। 2025 के Q1 में जीडीपी ने 7.8% की ग्रोथ दिखाई है। हर साल 100 मिलियन से ज़्यादा नए लोग शहरों में आ रहे हैं। ऑफिस स्पेस की डिमांड और सप्लाई का रेशियो 0.49 यहाँ पर होता हुआ नजर आया है। मतलब डिमांड से कम ऑफिस बन रहे हैं, इसलिए अभी इंडिया की रियल एस्टेट मार्केट में ग्रोथ के मौके बने हुए हैं। लेकिन हालात पर नज़र बनाकर निवेश करना नुकसान से बचाने का काम कर सकता है, इसलिए निवेश सोच समझकर ही करें। बाकी आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए देखते हैं मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी9। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।